हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अष्टफल के संकुल में डी कक्षक का विघटन अर्थात डी ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बाय क्रिस्टल फील्ड के द्वारा अष्टफल के संकुल में डी कक्षक का विघटन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा संकुल है ML6 और संकुल N+। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल आयन है Mn+, जिसमें आयन N+ है। इसे 6 लिगेंड घेरे हुए हैं, 6 लिगेंड L घेरे हुए हैं और ये आपस में 90 कोण का बनाते हैं। इसे त्रिविम के रूप में संरचना किया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। Mn+, इन 6 जगह पे हमारा लिगेंड उपस्थित है। ये एक अष्टफल की आकृति बनाता है, इस कारण इसे इसमें होने वाले ऑर्बिटल्स के विघटन को हम अष्टफल की ऑर्बिटल विघटन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जितने भी लिगेंड हैं वो सेंट्रल मेटल की आयन की तरफ अक्षीय रूप से आते हैं। ये जितने भी 6 लिगेंड हैं ये अक्ष में हैं। अक्ष के अनुदिश से ये इसे x मान लेते हैं, ये y और ये z। तो इस प्रकार से ये एक पूर्ण रूप से अक्षीय, या इसे x, ये y और ये z, जिसे भी x y z मानना है मान सकते हैं। और ये देखने पर हमें पूर्ण रूप से पता चलता है कि ये अक्षों के ऊपर है। अब चूँकि ये अक्षीय दिशा में अटैक कर रहे हैं, इस कारण से जो डी ऑर्बिटल होता है सेंट्रल मेटल आयन का डी ऑर्बिटल, इसका इजी पार्ट अर्थात वो पार्ट अक्षीय पार्ट क्या होता है, dxy माइनस dx² माइनस y² और dz²। ये 2 ऑर्बिटल इजी अर्थात अक्षीय समूह में आते हैं। अर्थात इन्हीं दिशाओं में लिगेंड आने के कारण इनकी ऊर्जा में, चूँकि ऑर्बिटल्स प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं अधिक से अधिक अक्षीय दिशा में आने के कारण इलेक्ट्रॉनों को लिगेंड के, इस कारण इनके मान में वृद्धि, ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। और जो T2G अर्थात अक्षीय ग्रुप होता है dxy dyz और dzx, इनके ऊर्जा में अधिक वृद्धि नहीं होती, अर्थात अंतर हो जाता है ऊर्जा में अंतर। इस अंतर के कारण ये जो अंतर उत्पन्न हुआ है ऊर्जा में वृद्धि में, इस कारण ये जो हमारे डी ऑर्बिटल जो लगभग 5 समान ऑर्बिटल, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल होते हैं, ये अलग अलग ऊर्जा के रूप में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप हो जाता है ईजी उच्च ऊर्जा वाला और दूसरा हो जाता है हमारा T2G निम्न ऊर्जा स्तर वाला। इसमें T2G तथा EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा के अंतर को हम डेल 0 या 10dq द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जो O दर्शाया गया है, यहाँ पे जो O है ये ऑक्टा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के लिए में ये ऊर्जा में अंतर है। T2G और EG समूह के बीच ऊर्जा में अंतर को हम डेल्टा 0 या 10dq द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिगेंड T2G तथा EG लिगेंड द्वारा T2G तथा EG समूह में ऊर्जा में यह जो अंतर हो रहा है, ये ऊर्जा में अंतर, ये बेसिकली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स का निर्माण विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा होता है और लिगेंड के आने से ये परस्पर इनके मानों में अंतर आ जाता है। चूँकि ये एक समान थे पूर्व में, डी कक्षक जब नॉर्मल था तब ये एक समान थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन से आने के कारण
इस दिशाओं में, अक्षीय दिशाओं में इलेक्ट्रॉन्स के आने के कारण लिगेंड अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म आने के कारण जो रिपेल हुआ, प्रतिकर्षण अनुभव हुआ, उस कारण इनके आकार या ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण अंतर आ जाता है। यह अंतर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अंतर के कारण उत्पन्न होता है और इसी को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपतन ऊर्जा कहते हैं। जिस ऊर्जा के कारण में अंतर आया या ये डिवाइड हुए ये ऑर्बिटल्स, इसे ही क्रिस्टल क्षेत्र विपतन ऊर्जा कहते हैं। ज्यामिति द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं, ज्योमेट्री द्वारा, कि जो हमारा T2G समूह होता है वो जब एक साथ समूह होगा, जब सब 6 लिगेंड का सभी ऑर्बिटल पे एक समान प्रभाव पड़ेगा, तब जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा स्तर, उससे 0.4 या 4dQ ऊर्जा कम होता है, नीचे इस स्तर से नीचे होता है। और जो हमारा Eg समूह है, उच्च ऊर्जा स्तर, वो 0.6 del0 या 6dQ ऊर्जा अधिक ऊपर होता है। एक समान अगर लिगेंड एक समान प्रतिकर्षण द्वारा ऊर्जा में वृद्धि करें उससे, अर्थात यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल फ्री डी ऑर्बिटल है। अब इसे लिगेंड जब पास आते हैं तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ये हमारा परिकल्पित डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है जब आयनित होता है तब। अब ये जब और लिगेंड करीब आ जाते हैं तो ये ऊर्जा स्तर में टूट जाता है Eg, और ये T2G। तो इतने का जो ऊर्जा स्तर है ये 0.4 और इससे यहाँ तक का जो है ये है 0.6, ये Eg ग्रुप और ये T2G ग्रुप। और ये टोटल एनर्जी में जो डिफरेंस है ये है del0 या 10dQ। अब जो ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और निष्कासित हो रही है, कमी हो रही है, यहाँ पे कमी हुई तो इसे माइनस द्वारा और यहाँ पे वृद्धि हुई इसे प्लस द्वारा हम दर्शाते हैं। इस प्रकार अगर जब अबॉव के नियम द्वारा जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में विन्यासित होता है तो T2G ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पे ऊर्जा में कमी होती है 0.4 की dQ, इतनी ऊर्जा कमी होती है। जबकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन Eg ग्रुप में जाता है तब यहाँ पे उसका अवशोषण होता है, ये 0.6 del Q, del O या del 0 ऊर्जा अवशोषित होती है और T2G में ये निष्कासित होती है, निष्कासित और ये अवशोषित होती है ऊर्जा। इस तरह जो कुल ऊर्जा उत्सर्जित होती है जब सभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में घुस जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, तो जो एनर्जी अवशोषित होती है तथा जो एनर्जी निकलती है उनका नेट अर्थात जो कुल या परिणामी ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है वही क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करके हम T2G तथा Eg कक्षकों में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना करते हैं और ये ऊर्जा का मान अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा अर्थात जो कुल ऊर्जा उत्सर्जित हुई उसका मान जितना अधिक हो उतना ही हमारा कॉम्प्लेक्स स्थायित्व रहेगा, उतनी ही अधिक स्थायी रहेगा। अब यहाँ पे अबॉव के नियम द्वारा जो ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं ये दो भागों में टूट चुका है, ये T2G लोअर ऊर्जा स्तर और ये Eg हायर। तो ये दो ऊर्जा स्तरों में टूट चुका है। तो यहाँ पे दो कंडीशन के रूप में इलेक्ट्रॉन इसमें विन्यासित हो सकता है। पहला 1 2 3 यहाँ तक तो नॉर्मल है, दोनों में नॉर्मल है, लेकिन जो प्रबल लिगेंड होंगे अर्थात जिनमें जो ये ऊर्जा है इसका मान बहुत अधिक होगा
अर्थात जो विघटन को बहुत अधिक कर देंगे, या अर्थात तीव्र कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा अंतर कर देंगे, उनमें ये डबल होना, पेयरिंग करना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो दुर्बल होंगे, अर्थात जिनके DQ का मान 10 DQ का मान बहुत ही कम होगा, उनमें ये पेयर ना करके ईजी ग्रुप में आएंगे, फिर पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। धन्यवाद।